सो गुड मॉर्निंग या कहूँ गुड इवनिंग एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्रू डू वाली स्टोरी का पार्ट 8 देखेंगे, सो लेट्स बिगिन। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि क्लोई को डैमियन की चली गई बुरे चालों के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। वो डैमियन से कहती है, मेरा अभी कुछ भी सोचने का मन नहीं कर रहा है। डैमियन बोलता है क्लोई वन थी से, मैंने तुमसे कहा ना तुम मुझसे सवाल पूछो, तुम मुझसे पूछो कि इन सारे डॉक्यूमेंट्स का क्या मतलब है और मैंने ये सब क्यों किया। क्या तुम्हारे मन में इस सब के पीछे का सच जानने की इच्छा नहीं हो रही है? क्लोई बोलती है, अगर तुम इतना ही जोर दे रहे हो तो मैं तुमसे ये पूछती हूँ, क्या इजाबेला का कत्ल करना तुम्हारे प्लान का ही एक हिस्सा था? क्लोई रो रही होती है। डैमियन थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोलता है, मैंने उसे नहीं मारा है। क्लोई पूछती है, तो क्या तुम ही ने उसका कत्ल करने के इल्जाम में मुझे फंसाया था? डैमियन बोलता है, हाँ मैंने ये सब किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ क्लोई। मैं तुम्हारा दिल पाना चाहता था तो मैंने इसे चुरा लिया। अगर तुम चाहो तो मुझसे नाराज हो जाओ, अगर तुम्हारा मन करे तो जरूर तुम मुझ पर चिल्लाओ और मुझ पर वार करो, मैं ये सब कुछ सहन कर लूंगा। आखिर हम एक शादीशुदा कपल हैं, आपस में झगड़ा होना शादी का एक साधारण हिस्सा है। तुम अपने इमोशंस को असली सच को ना ढक लेने दो। क्लोई पूछती है, जिस दिन हम पहली बार मिले थे क्या वो मेरी जगह सोने की खदान की चमक थी जिसने आपकी नजरों को खींच लिया? क्या तुम केवल मेरे पिता का इस्तेमाल करना चाहते थे जो बार बार तुम्हारा आभार और एहसानमंदी जताने के लिए अपना सर झुकाते हैं, या फिर वो इंसान जिसने मुझे उस खौफनाक अदालत में मुकदमा चलाने की इजाजत दी और हौसला देते हुए मेरी बेगुनाही पर भरोसा करने का दावा किया था? वो कोई और नहीं बल्कि खुद मेरा पति था, है ना? तुम्हें ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए थी डैमियन। डैमियन बोलता, नहीं क्लोए, ये सारी चीजें बिल्कुल मायने नहीं रखती। जिस असली सच की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। डैमियन क्लोए के गालों पर हाथ रखता है। क्लोए पूछती है, क्या तुमने राजा को भी मार डाला? डैमियन बोलता है, हाँ मैंने उसे मार डाला क्योंकि मैं इस बात से तंग आ गया था कि वो लगातार अपने सन की बेटे को प्रोटेक्ट कर रहा था। मैं ऐसे पागल इंसान को राजा बनते नहीं देख सकता। अगर मेरा भी कोई ऐसा नालायक और निकम्मा बेटा होता तो मैं उसकी इज्जत बनाए रखने के लिए खुद उसका सर कलम कर देता। बेइज्जत होकर जीना और लगातार खुद को मजाक का शिकार बनने देने से मर जाना ही बेहतर होता है। तभी क्लोई उसका हाथ झटक कर चिल्लाती है, बस बहुत हुआ। उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और वो हाफने लगती है। क्लोई अचानक से बेहोश हो जाती है। अब कमरे में आने पर डॉक्टर उसके चेकअप करके बताती है, मैडम को आराम करने की जरूरत है। डैमियन उसके पास में ही बैठा होता है। क्लोई कहती है, योर ग्रेस, आपके पास अभी कोई जरूरी काम होंगे जिन पर आपको ध्यान देना होगा, है ना? शायद आपको राजधानी स्वान वापस लौट जाना चाहिए। डैमियन आह भरकर कहता है, ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसके लिए मैं अपनी बीमार पत्नी को अकेले छोड़ दूं। क्लोई कहती है, मैं अकेले रहना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ आप यहाँ से चले जाएं अगर आप इस बेड को खून से सना हुआ नहीं देखना चाहते हैं। डैमियन बोलता है, जब से ये बात साफ हुई है कि प्रेगनेंसी से तुम्हारी सेहत पर असर पड़ रहा है, मुझे इस पनपती जिंदगी से कोई खुशी नहीं मिल रही है क्लोई। क्लोई बोलती है, डैमियन तुम इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। डैमियन बोलता है, जैसी तुम्हारी मर्जी माई वाइफ। उसके जाने के बाद क्लोई रोते हुए सोचती है, सब कुछ उसके प्लान के अनुसार हुआ। डैमियन पूरी तरह से कैलकुलेटिंग इंसान है। उसे इस बात का पूरा एहसास रहा होगा कि मैं अपने दिल के करीब रहने वालों के लिए किस हद तक जा सकती हूँ। उसे जरूर ये मालूम होगा कि उन लोगों के लिए मैं अपनी पूरी जान लगा सकती हूँ। वो रोते हुए बोलती है, मुझे माफ करना मेरे बच्चे, मैं हर तरह से तुम्हारी रक्षा करूंगी। डैमियन क्लोए के कमरे के बाहर ही खड़ा होता है और उसकी बातें सुन रहा होता है। अगले सीन में डैमियन अपने स्टडी रूम में बैठा होता है। लॉर्ड वेज उसे बताता है, दक्षिण के एरिया में बीमारी फैलना काफी खतरनाक है योर ग्रेस। डैमियन बोलता है, सच में? पर क्या जोहानिस को लेकर कोई जानकारी मिली? वेज बोलता है, जोहानिस कोरोनेशन सेरेमनी को आगे बढ़ाना चाहता था, पर अपने अटेंडेंट को बीमारी से जूझता देखकर वो जल्दी से राजधानी के बाहरी इलाके वाले अपने सीक्रेट विला में छिप गया है। अफवाहों के मुताबिक जोहानिस ने डची ऑफ कार्टर के साथ गांठ जोड़ ली है। अगर वो कार्टर राज का सपोर्ट लेकर राजा बनने की मांग करता है तो ये मामला और मुश्किल हो सकता है। डैमियन ये सब सुनने पर कुछ नहीं बोलता। वेज बोलता है, योर ग्रेस, क्या आप अभी भी डचेस की वजह से कोई कार्रवाई करने में हिचकिचा रहे हैं? डैमियन सोचता है, मेरी हिचकिचाहट का सिर्फ एक कारण है, मैं अपने परिवार को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ और मैं ये नहीं चाहता कि तुम मुझे ऐसे इंसान के रूप में देखो जिसने अपने ही रिश्तेदारों को मार डाला। क्लोए, इसके बावजूद अब इस चीज की चिंता करना बेकार है। शायद ये अच्छा रहेगा कि मैं क्लोए के सामने अपना असली नेचर ले आऊं। वो बोलता है, चलो जोहानिस से छुटकारा पाने की तैयारी करते हैं। वेस पूछता है, क्या आप श्योर हैं योर ग्रेस? अगर आप सीधे तौर पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते तो मैं। तभी डैमियन बोलता, नहीं, मैं खुद उसकी जिंदगी खत्म करूंगा। ये मेरे कजन की ओर मेरा आखिरी फर्ज है। वो सोचता है, क्लोए तुम्हें ये खुद एक्सेप्ट करना होगा कि तुम इस तरह के आदमी से प्यार करती हो जो कि मैं हूँ। अब शाम के वक्त सभी डिनर के लिए बैठे होते हैं। वेस बोलता है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इतनी देर तक हमारे साथ में है योर ग्रेस। क्लोए बोलती है, नहीं नहीं, शुक्रगुजार तो मुझे होना चाहिए एक बार जब योर ग्रेस यहाँ से चले जाएंगे।
तो वो कुछ समय के लिए थीसे से एब्सेंट रहेंगे। डचेस के तौर पर ये मेरा फर्ज है कि जब तक वो यहाँ पर हैं मैं उनके साथ में ही रहूं। वेइस बोलता है, मुझे यकीन है ड्यूक जल्द ही स्वान में अपना सारा काम खत्म करके बिना देरी किए यहाँ पर वापस आ जाएंगे। डचेस, आप सिर्फ अपनी तबीयत का ख्याल रखने पर ध्यान दीजिए और ज्यादा चिंता मत कीजिए। क्लोई कहती है, चिंता किस बात की? ड्यूक हमेशा अपने प्लान को बिना किसी गलती के अंजाम देते हैं, है ना? मेरे पास चिंता करने की कोई वजह नहीं है। असल में वो डैमियन को ताना मार रही होती है। डैमियन बोलता है, माय डियर, लगता है जो लेडी मेरी जिंदगी की सबसे जरूरी हिस्सा बन गई वो मेरी बहुत इज्जत करती है ना? उन दोनों के बीच की सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है। क्लोई बोलती है, हर कोई बदलाव नहीं चाहता, कुछ लोग अपनी दुनिया से पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं। डैमन पूछता है, क्या भले ही वो बदलाव बेहतरी के लिए ही क्यों ना हो, है ना? क्लोई बोलती है, योर ग्रेस, आप मुझे बताइए वो कौन है जो ये डिसाइड करता है कि असलियत में बेहतर का क्या मतलब होता है? वहाँ बैठे दूसरे लॉर्ड सिचुएशन को बिगड़ता देखकर बोलते हैं, ये शानदार खाना ठंडा हो रहा है, हमें खाना खाना चाहिए। क्लोई बोलती है, हाँ आपने सही कहा। अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगती है। डैमियन पूछता है, क्लोई तुम ठीक नहीं लग रही। क्लोई खड़ी होकर बोलती है, माफ कीजिएगा पर मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तभी वो अचानक से वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। डैमियन पूछता है, क्लोई क्या हुआ? तुम मुझे जवाब दो। क्लोई काफी दर्द में लग रही होती है। अब चेकअप करने के बाद डॉक्टर बताते हैं, फिलहाल अभी इस बीमारी का कोई पक्का इलाज नहीं है। हमें ये दुआ करनी चाहिए कि हमारी डचेस इस बीमारी से लड़ पाए। डैमियन पूछता है, क्या कोई ऐसी दवा नहीं है जिससे इस बीमारी के लक्षणों में सुधार हो सके? डॉक्टर डैमियन से बताता है, जब डचेस को थोड़ी देर के लिए होश आया था तो उन्होंने मुझे सख्त चेतावनी दी थी कि मैं उन्हें कोई भी ऐसी दवा ना दूं जिससे उनके अंदर पनपती जिंदगी को नुकसान पहुंचे। डचेस को मेडिसिन की अच्छी जानकारी है और वो इस बात को भी जानती थी, इसीलिए ड्यूक थी से मैं कोई ऐसा इलाज नहीं कर सकता जिसे बीमार इंसान ने खुद साफ तौर पर मना किया हो। डैमियन की मॉम बोलती है, डैमियन, क्लोए बच्चे की जिंदगी को खुद से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, क्या तुम अब भी ये बात नहीं समझ पाए? डैमियन कहता है, मैं ऐसी किसी बेकार की चिंता की वजह से अपनी पत्नी को हमेशा के लिए खोने का इरादा नहीं रखता। वो चिल्लाकर बोलता है, अभी इसी वक्त वो दवा लेकर आओ, जल्दी। अब रात के वक्त क्लोए को होश आता है। डैमियन उसका हाथ पकड़ के बगल में ही बैठा होता है। क्लोए धीमी आवाज में बोलती है, डैमियन। डैमियन पूछता है, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? क्लोए बताती है, मुझे मेरी माँ का सपना आया। अब तक मैंने केवल उनकी आवाज सुनी थी पर इस बार मैंने उन्हें देखा। मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने मुझे नदी के पास तोड़े हुए मुट्ठी भर फूल दिए। वो ठीक ऐसा ही करती थी जब मैं बच्ची थी। वो फूल नीले थे, बिल्कुल तुम्हारी आंखों की तरह। डैमियन, मैं ये सोच रही हूँ कि हमारे बच्चे की आंखें तुम्हारी तरह होंगी या फिर मेरी तरह। शायद मेरी माँ इसी बारे में कुछ बताना चाह रही हो। डैमियन उसे सहारा देते हुए बोलता है, इसका पता लगाने के लिए पहले तुम्हें ठीक होना होगा क्लोए। वो बोलता है, तुम्हें इसे पीना होगा। क्लोए उसे पीने से मना कर देती है। डैमियन बोलता है, मैं तुम्हें इसे पीने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तुम फिर से मना करोगी तो मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा। अगर तुमने ये दवा नहीं पी तो कुछ भी सही नहीं होगा। क्लोए चिल्लाकर बोलती है, मैंने कहा ना मैं इसे नहीं पी सकती। डैमियन बोलता है, अगर तुम ये नहीं पियोगी तो तुम्हें नहीं बचाया जा सकेगा। क्लोए, तुम इतना परेशान मत हो, इससे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तुम मुझ पर भरोसा करो, थीसे खानदान के बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। क्लोए रोने लगती है। डैमियन उसे वो पिला देता है। वो सोचता है, मैं तुम्हारे सारे दुख निगल लूंगा और मैं ये ध्यान रखूंगा कि तुम्हें इतनी खुशी मिले कि तुम अपना सारा दर्द भूल जाओ। तो इसीलिए क्लोए, तुम्हें जीना होगा, तुम्हें मेरे लिए जीना होगा। अब कुछ दिनों के बाद मॉम मेड से क्लोए की हालत के बारे में पूछती है। मेड बताती है, होश में आने के बाद से वो अपनी कढ़ाई के काम में खोई खोई सी लगती है। मॉम बोलती है, ये क्लोए का ध्यान बटाने का एकमात्र तरीका होगा। मेड बोलती है, पर अब वो काफी शांत रहने लगी हैं। ये बात परेशान करने वाली है। मॉम कहती है, उसका शांत बाहरी रूप तो बस एक दिखावटी मुखौटा है। वो अपने पहले बच्चे को खोने का दर्द कैसे भूल सकती है? मैं तो बस यही प्रार्थना कर सकती हूँ कि भगवान क्लोए और डैमियन को एक और मौका दे दे। तो इस तरह क्लोए का बच्चा इस दुनिया से अलविदा कह देता है। थीसे स्टेट में सर्दियों का मौसम आ चुका होता है। क्लोए खिड़की के पास खड़ी होती है, तभी डैमियन पीछे से आकर उसे गले लगा लेता है। वो बोलता है, क्लोए, जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी तो हम साथ में राजधानी स्वान चलेंगे। क्लोए कहती है, जब मैं यहाँ पहली बार आई तब यहाँ सर्दियों का मौसम था और ऐसा लगता है जब मैं ये जगह छोड़ूंगी तो भी सर्दियाँ ही रहेंगी। मैं हमेशा इस जगह को ठंडेपन के लिए याद रखूंगी। डैमियन बोलता है, पर तुमने तो थीसे में 4 सीजन्स को एक्सपीरियंस किया है, फिर भी लगता है सर्दी ने तुम पर गहरी छाप छोड़ी है। क्लोए बोलती है, हाँ, असल में मुझे ये ठंड कभी ना खत्म होने वाली लग रही है। डैमियन कहता है, राजधानी स्वान में सर्दियाँ इतनी लंबी नहीं होती हैं। वहाँ गर्मी के मौसम से तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा। क्लोए बोलती है, जब हम स्वान पहुँचेंगे तो मैं तलाक के कागजात बनवाना चाहूंगी योर ग्रेस। ये सुनकर डैमियन शॉक्ड हो जाता है। वो हैरान होकर कहता है, क्या? क्लोए बोलती है, मैं आपसे डिवोर्स चाहती हूँ योर ग्रेस। डैमियन बोलता है, तुम्हें हमारे तलाक का मुद्दा उठाने का हक किसने दिया? क्लोए कहती है, मुझे अच्छी तरह से याद है, आप ही ने मुझसे ये कहा था कि हमारे सिर्फ एक ही बच्चा होगा, दूसरा नहीं। तो क्योंकि अब आपके पास कोई वारिस नहीं है तो मैंने सोचा कि आप डिवोर्स लेना चाहते होंगे, है ना?
डैमियन हिचकिचाकर बोलता है, क्लोए वन थी से तुम। क्लोए चिल्लाती है, तुम मुझे इस नाम से मत पुकारो। तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। तुमने ही हमारे बच्चे की जिंदगी को खतरे में डाला था। मुझे वो कभी नहीं पीना चाहिए था। क्लोए जोर जोर से रोने लगती है। डैमियन बोलता है, क्लोए अगर तुमने वो ना पिया होता तो तुम जिंदा ही ना बचती। क्लोए कहती है, तो फिर तुम्हें मुझे मरने देना चाहिए था। मेरा बच्चा ही एकमात्र सच का टुकड़ा था जिस पर मैं भरोसा कर सकती थी, ऐसी जगह पर जहाँ पर सब कुछ झूठ है। डैमियन कहता है, मैंने ये सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए किया था, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें अपना बनाने के लिए मैंने जो कुछ भी कोशिशें की, उस सब के बाद तुम इतनी जल्दी मुझे नहीं छोड़ सकती माई वाइफ। क्लोए बोलती है, तुम्हारे जैसे इंसान को प्यार के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। डैमियन कहता है, नहीं क्लोए, तुम्हें मेरी फीलिंग्स के बारे में अंदाजा लगाने का कोई हक नहीं है। ये तुम्हें प्यार करने का मेरा अपना तरीका है क्लोए वन थी से। क्लोए कहती है, मैंने कभी भी ऐसा प्यार पाने की इच्छा नहीं की थी। डैमियन बोलता है, क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुम ये यकीन से कह सकती हो कि मैंने तुम्हारे मन और आत्मा पर कब्जा नहीं किया है? क्लोए बोलती है, हाँ तुमने किया है, लेकिन तभी तक जब उस रात मुझे तुम्हारे घिनौने राज का पता नहीं चल गया। डैमियन बोलता है, तुम पागल मत बनो क्लोए, वो कागजात ज्यादा जरूरी नहीं थे। अगर वो जरूरी होते तो जिस पल तुमने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था, उसी वक्त मैं उन्हें राख में बदल देता। देखो मैं कितना बेवकूफ था। मुझे तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ना ही नहीं चाहिए था। मैं मानता हूँ ये मेरी गलती है, इसलिए तलाक का मेरी जिंदगी में कोई हिस्सा नहीं होगा। ये बात तुम पर भी लागू होती है। मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो माई वाइफ। क्लोए आई लव यू। वो क्लोए को किस कर लेता है। क्लोए बोलती है, हाँ सब कुछ हुआ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी और मुझे इसका बहुत पछतावा है। डैमियन बोलता है, नहीं क्लोए, तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा, मैं श्योर हूँ। तुम ही वो एकमात्र लेडी हो जो मुझे घुटनों पर ला सकती है। क्लोए सोचती है, एक बार मैंने उससे कहा था कि अगर मैं उसे माफ नहीं कर सकती तो मैं उससे प्यार भी नहीं कर सकती, और अब मैं क्या करूँ? मैं उसे माफ नहीं कर पा रही जिससे मैं पहले ही प्यार कर चुकी हूँ। अगर मैं अपने प्यार और नफरत दोनों को ही नहीं रोक सकती तो अब मैं क्या करूँ? तभी बाहर से आवाज आती है, योर ग्रेस, एक जरूरी मैसेज आया है। स्वान के लोगों ने बगावत शुरू कर दी है। फिलहाल प्रिंस जोहानेस के ठिकाने के बारे में कुछ नहीं पता चला। डैमियन बोलता है, मुझे तुरंत स्वान के लिए निकलना होगा। वो अटेंडेंट से कहता है, तुम्हें यहाँ रहना होगा और हालात सुधरने तक डचेस की रक्षा करनी होगी। क्लोए डैमियन का हाथ पकड़कर कहती है, प्लीज आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। मैं इस उथल पुथल के बीच यहाँ अकेले नहीं रहना चाहती। डैमियन अपना हाथ झटके से छुड़ाकर बोलता है, नहीं ये ठीक नहीं होगा कि मैं होने वाली रानी को हाथों में तलाक के कागजात लेकर चर्च की ओर जाते हुए देखूं। क्लोए बोलती है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। डैमियन उस अटेंडेंट से कहता है, सभी कर्मचारियों को बता दो कि जब तक मैं खुद परमिशन ना दूं तब तक डचेस इस कैसल के बाहर कदम भी नहीं रखेंगी। इस तरह डैमियन स्वान के लिए निकल जाता है। अब अगले सीन में थीसे स्टेट के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। मैंने सुना कि ड्यूक थीसे ने स्वान पहुंचते ही बगावत को दबा दिया है। प्रिंस जोहानेस का तो पता नहीं, पर लगभग ये तय है कि ड्यूक थीसे ही राजा बनेंगे। मैं कहूंगा ये बिल्कुल सही है। ड्यूक थीसे ने तो एक निचली नोबल फैमिली की लेडी को अपनी पत्नी बनाया है, और शायद वो वही हैं जो इस बिगड़ती हुई सत्ता को सुधारने की काबिलियत रखते हैं। डचेस कितनी ज्यादा लकी है, एक निचले नोबल घराने की लड़की का रानी बनना। सच में ये कितना वंडरफुल है। मुझे तो उनसे जलन हो रही है। उसने जरूर पिछले जन्म में काफी अच्छे काम किए होंगे, तभी उसे ये सौभाग्य मिला है। क्लोए अपनी मेड मार्गरेट के साथ जंगल की ओर जा रही होती है। मेड पूछती है, माई लेडी, क्या आपको ठंड नहीं लग रही? क्लोए बोलती है, मैं घर के अंदर बंद रहकर थक गई थी। ये ठंडी हवा मुझे ताजगी दे रही है। टहलने का सुझाव देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया मार्गरेट, तुम सच में काफी अच्छी हो। मेड मार्गरेट बोलती है, मैं एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि आप बहुत यूनिक है माई लेडी। क्लोए बोलती है, जब हम स्वान चलेंगे तो तुमने अपना एक्ट्रेस बनने का सपना नहीं छोड़ा है ना? मार्गरेट बोलती है, क्या आपको लगता है मैडम कि मेरी जैसी शर्मीली लड़की एक एक्ट्रेस बन सकती है? क्लोए बोलती है, हाँ क्यों नहीं। जिस दिन तुम स्टेज पर एक्ट करोगी मैं सबसे आगे की लाइन में खड़ी होकर तुम्हें चीयर करूंगी। मार्गरेट की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलती है, दरअसल एक और कारण है जिसकी वजह से मैंने आपको टहलने का सुझाव दिया था। कोई आपसे मिलना चाहता है। आशा है कि उनसे मिलकर आपका हौसला बढ़ेगा। क्लोए पीछे पलटकर देखती है। ये गिल्स होता है जो उससे वहां मिलने आया होता है। क्लोए और गिल्स मिलने के लिए एक झोपड़ी में आ जाते हैं। गिल्स बोलता है, ये पुजारी की ड्रेस मुझ पर सूट नहीं कर रही है ना? क्लोए कहती है, नहीं, ये तुम पर काफी अच्छी लग रही है सच में। गिल्स उदास होकर कहता है, मार्गरेट ने मुझे बताया कि आपका हाल कैसा है। क्लोए बोलती है, गिल्स मैं ठीक हूँ, तुम जरूर परेशान हो गए है ना? गिल्स बोलता है, माई लेडी, क्या आप ये जानती हैं कि मैंने लेडी एलिस को घर से भागने में मदद क्यों की थी? क्लोए कहती है, हो सकता है ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अपनी आंखों में आंसू भरकर तुमसे विनती की थी। गिल्स बताता है, लेडी एलिस ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि वो क्या करें। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ खुश रहना चाहती हैं। क्लोए बोलती है, हाँ ये कुछ ऐसा ही लगता है जो वो कह सकती थी। गिल्स बोलता है, लेडी क्लोए, मैं आपको भी वही सेम चीज ऑफर करता हूँ। मैं इस बारे में काफी समय तक सोचता रहा,
लेकिन अगर आप सेटिस्फाई हैं तो मैंने सोचा कि मरते दम तक मेरा चुप रहना ही बेहतर रहेगा। क्लोए कहती है, क्या तुमने किसी चीज का पता लगा लिया है? गिल्स हिचकिचाकर बोलता है, ड्यूक थीसे के आपके पास आने के पीछे उनका काफी बड़ा प्लान था। आपको नहीं पता कि उन्होंने आपको पाने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए हैं। तभी क्लोए बोलती है, गिल्स, इस दुनिया में कोई भी ऐसा राज नहीं है जिसे अनंत काल तक छिपाया जा सके। गिल्स सरप्राइज होकर पूछता है, माय लेडी, क्या आपको ये बात पहले से ही मालूम है? तो क्या उनका सच जानने के बाद भी आपने उन्हें माफ कर दिया? क्लोए बताती है, मैं उसे इतनी नफरत करती थी कि इसे सहना मुश्किल हो गया था, पर पता नहीं क्यों मुझे अपने बच्चे की ओर जरा भी नाराजगी नहीं महसूस हुई। भले ही मैं थीसे नाम से बहुत नफरत करती हूँ, पर फिर भी मैं अपने बच्चे को ये नाम देना चाहती थी। गिल्स बोलता है, माय लेडी, आप प्लीज इस तरह की बातें ना करें, आप तो सिर्फ अपने बच्चे का भला चाहती थी। क्लोए कहती है, पर अब इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती। गिल्स बोलता है, लेडी क्लोए, अगर आप चाहें तो मैं आपको इस कभी ना खत्म होने वाली ठंड से आजादी दिला सकता हूँ। वो क्लोए के सामने अपने घुटनों पर बैठकर बोलता है, तो इसीलिए प्लीज आप मेरे साथ भाग चलिए, ये जानते हुए भी कि ड्यूक मुझे मार सकता है। मैं यहाँ आपसे यही कहने के लिए आया हूँ, और मुझे ये भी पता है कि मुझ जैसे धूल के समान इंसान को ऐसी फीलिंग रखना पाप है, पर फिर भी आपकी गहरी उदासी को देखते हुए मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मैं मुरझाता जा रहा हूँ। गिल्स रोते हुए कहता है, प्लीज आप मेरे साथ भाग चलिए लेडी क्लोए। क्लोए उसके आंसू पोंछते हुए बोलती है, गिल्स, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने यहाँ आने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और तुमने मुझे ये प्रपोजल दिया। ये पल जब तुमने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर मेरे पास खुद के प्यार को कन्फेस किया है, मैं मरते दम तक इसे कभी नहीं भूलूंगी। वैसे तुम्हारा चेहरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया है, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। गिल्स क्लोए का हाथ पकड़कर बोलता है, क्या मैं कभी भी आपके काबिल नहीं बन पाऊंगा? गिल्स अपना सर झुका लेता है। क्लोए कहती है, सुनो गिल्स, अगर मैं अभी तुम्हारी दया का सहारा ले लूं तो मैं अपनी बची जिंदगी गुनाह के बोझ तले बिताऊंगी। और गिल्स, तुम कभी भी सच्ची खुशी नहीं पा सकोगे, क्योंकि तुम ऐसे इंसान नहीं हो जो कि दूसरों को दबाव के जरिए अपने पक्ष में रखते हैं। तुम तो ऐसे इंसान हो जो किसी की दुनिया को बर्बाद करने के बजाय उसे बचाना चाहेगा, है ना? गिल्स बोलता है, लेडी क्लोए, आपसे कोई नहीं जीत सकता। क्लोए बोलती है, लेकिन तुमने तो कोशिश भी नहीं की गिल्स। गिल्स कहता है, आप मुझसे एक वादा कीजिए कि आप हमेशा खुश रहेंगी। क्लोए बोलती है, हाँ गिल्स, तुम इस बात को ध्यान रखना कि मैं जो कुछ भी करूंगी वो मेरी अपनी इच्छा से लिया गया फैसला होगा। गिल्स को तसल्ली हो जाती है। वो कहता है, ठीक है, मैं इस बात को ध्यान रखूंगा। क्लोए अपने कमरे में बैठकर डैमियन के लिए लेटर लिख रही होती है। वो बोलती है, ये सही तौर पर एक अंत है। क्लोए अपने लेटर में लिखती है, माय डियर लॉर्ड ड्यूक, आपकी गैर मौजूदगी में मुझे सोचने के लिए काफी वक्त मिला। मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि मैं बचपन से ही जिद्दी रही हूँ और मैंने अपने दुखों को खुद पर हावी होने दिया है। हालांकि मुझे पता है कि मेरी चिंता बेकार है। मुझे आशा है कि आप सारे मामलों को सही से सुलझा लेंगे और मैं जल्द ही आपसे मिलूंगी। आप ही ऐसे इंसान हैं जो मुझे इज्जत दे सकते हैं। मैं आपकी कमजोरी का कारण नहीं बनूंगी। मुझे उस दुनिया का बेसब्री से इंतजार है जिसे आप आकार देंगे। क्लोए। डैमियन थीसे स्टेशन पर खड़ा होता है। उसे वहां मेड एलिजा दिखती है। वो सोचता है क्लोए ये खबर सुनकर खुश हो जाएगी। वो क्लोए का भेजा हुआ लेटर निकालकर पढ़ने लगता है। वो सोचता है, हाँ क्लोए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ईमानदार हो या नहीं, या फिर ये सब एक धोखा था। मैं सिर्फ तुम्हारा हो जाऊंगा और तुम हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ मेरी ही रहोगी। अब हम सारी चिंताओं को छोड़कर खुश रह सकते हैं। अब बस बहुत हो गया। हम एक नए सिरे से फिर से शुरुआत कर सकते हैं। दिन शाम को थीसे के जंगलों में आग लग जाती है। सभी लोग उसे बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। डैमियन वहां आकर पूछता है, ये सब क्या है? मीट घबराते हुए बताती है, माय लॉर्ड, झोपड़ी में आग लग गई थी और लेडी क्लोए अभी भी वहां पर हैं। ये सुनकर डैमियन को बहुत बड़ा वाला झटका लग जाता है। वो क्लोए को बचाने के लिए आग में दौड़ने चलता है, पर अटेंडेंट्स उसे रोक लेते हैं। डैमियन उन्हें धक्का देकर क्लोए को बचाने के लिए आग में कूद जाता है। वो सीधे उस झोपड़ी में जाता है। वहां पर किसी लेडी की जली हुई बॉडी पड़ी होती है और उसके गले में वही हार होता है जिसे देखकर डैमियन ने क्लोए को शादी का प्रपोजल दिया था। वो बोलता है, क्लोए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये हमारे लिए उठने का समय था, माय लव। क्या तुम खुले दिल से मेरा स्वागत नहीं करोगी? मेरी पत्नी होने के नाते तुम्हारा ये फर्ज नहीं है? हमारे पास बात करने के लिए भी बहुत कुछ है। तभी वहाँ बारिश होने लगती है। डैमियन चिल्लाते हुए बोलता है, क्लोए, क्लोए, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इस तरह छोड़कर जा सकती हो? हाँ, नहीं, हरगिज नहीं। तुम्हें कयामत तक मेरे साथ ही रहना होगा। तुम्हारा दिल सिर्फ मेरा है। तुमने ही मुझे ये दिया था, है ना? मॉम वहां आकर बोलती है, डैमियन, क्लोए ऐसे नहीं जा सकती। डैमियन बोलता है, मॉम, आप मेरी पत्नी को क्यों बुला रही हैं? वो रोते हुए कहता है, मेरी पत्नी थीसे की डचेस कभी ऐसी मौत नहीं मरेगी। वो क्लोए की जली हुई बॉडी को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। देन डैमियन अपने रूम में बैठा होता है। वो अपने साथ दीवार पर लगी क्लोए की तस्वीर को देख रहा होता है। क्लोए,
तुम मुझसे ऐसे भाग नहीं सकती, यहाँ तक कि नरक की गहराइयों में भी नहीं। मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगा। मॉम डैमियन को बताती हैं, वर्डियर स्टेट से टेलीग्राम आया है। ऐसा लगता है कि विस्काउंट वर्डियर बहुत बीमार हो गए हैं और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया है। डैमियन बोलता है, यानी वो अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाएंगे। मॉम कहती हैं, क्या हमें क्लोई की और प्यार के आखिरी फर्ज के तौर पर उसे उसके बर्थ प्लेस पर नहीं दफनाना चाहिए डैमियन? डैमियन बोलता है, आपका क्या मतलब है मॉम? वो यहाँ की रानी है, उसे तो शाही कब्रगाह में दफनाना चाहिए। मेरी रानी का अंतिम संस्कार मेरे राज्याभिषेक से 2 हफ्ते बाद किया जाएगा। मैं स्वान वापस जा रहा हूँ। यहाँ के मामलों को निपटाने के बाद आप मेरे साथ शाही महल में आ सकती हैं। ये कहकर डैमियन वहाँ से चला जाता है। मॉम क्लोए की तस्वीर को देखकर सोचती है, क्लोए, क्या डैमियन ने तुम्हारा हाथ इतनी कसकर पकड़ लिया था कि तुम्हें चोट लग गई और तुम चली गई? तो जिस दिन थीसे के जंगलों में आग लगी थी, डैमियन थीसे स्टेशन पर ही था। उसी दिन एलिजा की मदद से क्लोए ने चुपके से विंसबरी जाने वाली ट्रेन पकड़ ली थी, यानी वो मरी नहीं है। क्लोए थीसे को छोड़कर जाते वक्त सोचती है, डैमियन तुम हार गए। मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें मेरा प्रेजेंट अच्छा लगेगा। तुम जिस परफेक्ट दुनिया को बना रहे हो उसमें मेरी गैर मौजूदगी तुम पर कोई फर्क नहीं डालेगी, है ना? तो इस तरह क्लोए ने डैमियन को चकमा दे दिया होता है और वो अपने मौत के जाल में डैमियन को फंसाकर थीसे से चली गई होती है। जाड़े के बाद वसंत गुजर जाता है और दोबारा गर्मियां आ जाती हैं। तो राजा के मरने के बाद डैमियन अर्नेस्ट वन थीसे स्वेटन देश का राजा बन जाता है। उसने प्रतिज्ञा की कि वो अपनी देश की प्रगति के लिए अपनी जान लगा देगा। इसी दौरान प्रिंस जोहानिस को पकड़ने के लिए एक बड़ा इनाम रखा गया। इस तरह देश में थीसे राजवंश का शासन शुरू हो गया। लॉर्ड वेइस डैमियन से कहता है, आपको क्या लगता है, क्या जोहानिस ने डची ऑफ कार्टर में पनाह ली होगी? डैमियन बोलता है, बेशक, वो खुद से बच निकलने के काबिल नहीं है। वेइस बताता है, लोग कहते हैं कि डची ऑफ कार्टर का नया राजा भी एक पागल आदमी है। उसने अपने साथी को केवल इसलिए गोली मार दी क्योंकि उसने उसकी लवर की बेइज्जती की थी। अगर कोई पागल आदमी जोहानिस के साथ हाथ मिलाने का फैसला ले लेता है तो हमें आशा करनी चाहिए कि वो बददिमागी है। हालांकि अगर वो एक चालाक पागल निकला तो? तभी डैमियन मुस्कुराकर बोलता है, वैसे तब हम जंग में उतरेंगे, है ना? वही सोचता है, ये ऐसी सीरियस बात इतने हल्के में कैसे कह सकते हैं? वो बोलता है, योर मैजेस्टी, आप रानी का अंतिम संस्कार करने के बारे में कब सोच रहे हैं? पहले ही 2 महीने बीत चुके हैं। आपको भी अच्छे से पता होगा कि शाही महल में अनगिनत जानने की इच्छा रखने वाले लोग रहते हैं। डैमियन खिड़की के पास जाते हुए बोलता है, वेइस, तुम्हें ये कैसे पता कि मुझे ताबूत के पास सोना पसंद नहीं है? वेइस कंफ्यूज हो जाता है। डैमियन बोलता है, मैं तो मजाक कर रहा था। वेइस बोलता है, मैं एक पागल राजा की सेवा नहीं कर सकता। डैमियन कहता है, अगर तुम असली पागलपन नहीं देखना चाहते तो मैं कहूंगा कि तुम मुझे छोड़ दो। वेइस बोलता है, डैमियन, तुम औरों से ये बेहतर तरीके से जानते हो कि तुम्हारी ये हालत साधारण नहीं है। तुम होश में आओ, तुम दोबारा एक थीसे बनने की कोशिश करो। थोड़ी देर चुप रहने के बाद डैमियन बोलता है, आज से 10 दिनों के बाद क्लोए का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो अब 10 दिनों के बाद रोज कैसल के गार्डन में उसकी बॉडी को दफना दिया जाता है। डैमियन अपने हाथ में ड्रिंक का गिलास लेकर खिड़की से उस कब्र को निहार रहा होता है। वो सोचता है, क्लोए, तुम्हें उस जगह पर दफनाए जाने पर कैसा लग रहा है जहाँ पर तुमने मेरे लिए कुछ भी करने का वादा किया था? क्या तुम मुझसे अब भी नाराज हो? डैमियन बोलता है, तुम मुझे डांटते हुए भी बहुत खूबसूरत लगती थी। काश मैं तुम्हें मेरे साथ स्वान लेकर आ जाता। काश मैंने तुम्हें वहां इस हाल में अकेला न छोड़ा होता। काश मैंने अपनी फीलिंग्स को पहले ही समझ लिया होता और तुम्हें ढंग से शादी के लिए प्रपोज किया होता। तो शायद मैं इस डरावनी हार की फीलिंग को महसूस करने के बजाय इस वक्त खुशी से तुम्हें किस कर रहा होता। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। वहाँ एक अटेंडेंट आता है। वो एक लिफाफा देकर बोलता है, योर मैजेस्टी, ये पोस्ट ऑफिस से आया है। ये वो टिकट्स हैं जो एक्सीडेंट से पहले रानी ने मंगवाए थे। डैमियन उस लिफाफे को खोलता है। उसमें उसकी और क्लोए की तस्वीर वाले स्टैंप होते हैं। वो इन्हें देखकर जोर से हंसने लगता है। डैमियन उन खुशी के पलों को याद करता है जो उसने क्लोए के साथ में बिताए थे। तभी ये सब सोचते हुए वो अपने हाथों से उस ड्रिंक वाले गिलास को तोड़ देता है। उसके हाथ से खून निकलने लगता है। वो सोचता है, क्लोए, अगर मैं अभी मर जाऊं तो क्या मैं तुमसे दोबारा मिल पाऊंगा? उसे अपनी इमेजिनेशन में क्लोए दिख रही होती है। वो बोलती है, ये कैसा गंदा मजाक था डैमियन। डैमियन बोलता है, ये मजाक नहीं था। उसकी कल्पना में क्लोए बोलती है, तुम्हें पता है ना डैमियन, मौत की नदी स्वर्ग और नर्क 2 पार्ट में बट जाती है। तो ये तो तय है कि परमात्मा हम दोनों को एक ही जगह नहीं भेजेंगे, है ना? ये बात तो तुम भी जानते हो। डैमियन निराश हो जाता है। देन स्वान में पतझड़ का मौसम आ जाता है। वेइस डैमियन से कहता है, क्या कल आपको मेरी भेजी हुई लिस्ट को देखने का मौका मिला? डैमियन बोलता है, हाँ, मैंने उस पर नजर डाली थी। वेइस पूछता है, तो आप क्या सोचते हैं? डैमियन बताता है, हड़ताल करने वाले नेताओं को खत्म करने से समस्या हल नहीं होगी। वैसे भी उनकी मांगे पूरी तरह से नाजायज नहीं है। वेइस बोलता है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा था। मेरा मतलब होने वाली ब्राइड की लिस्ट से था। मैंने कुछ ऊंचे घराने की नोबल लेडीज को चुना था
जो यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हैं। तो आधा साल भी गुजर चुका है। मेरा मानना है कि अब समय आ गया है कि आप दोबारा। तभी डैमियन उसकी ओर पलटकर बोलता है, वेइस, तुम मेरे लिए कोई ब्राइड क्यों नहीं चुन लेते? मैं अपनी प्राइम मिनिस्टर की चुनी गई लेडी से खुशी खुशी शादी कर लूंगा। वेइस बोलता है, आप अच्छा मजाक कर लेते हैं। डैमियन बोलता है, हाँ ये मजाक था। वैसे तुम चिंता ना करो, मैं ध्यान से उस लिस्ट को देखूंगा और सबसे सही पर्सन को चुन लूंगा। वेइस कहता है, योर मैजेस्टी, आप प्लीज ऐसे मामलों में मजाक ना किया कीजिए। वैसे ये आपके लिए है। वो डैमियन को एक ग्रामोफोन देते हुए कहता है, ये एक नया ग्रामोफोन है और इसमें जूलियन गिलोट का एक म्यूजिक रिकॉर्डेड है। डैमियन पूछता है, क्या किसी दुकानदार ने फिर से तुम्हें ठग लिया? वेइस बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो विंस बेरी का एक बिजनेसमैन था। मैंने इसे खरीदा क्योंकि आपको गिलोट म्यूजिक सुनना पसंद है ना? मुझे उम्मीद थी कि ये म्यूजिक कम से कम आपको सुकून तो देगा। डैमियन उस घटना को सोचता है जब वो क्लोए के साथ म्यूजिक सुनने गया था और क्लोए काफी खुश लग रही थी। दिन रात के समय शांति से वो उस ग्रामोफोन को अपने सामने रखकर बैठा होता है। डैमियन समर फेस्टिवल के पलों को याद करता है जब उसने कितनी खुशी से क्लोए के साथ में डांस किया था। तभी अचानक वो उस ग्रामोफोन को तोड़ देता है। वो बोलता है, नहीं, ये सही नहीं है। मेरा प्यार क्लोए, तुम ऐसे नहीं जा सकती। डैमियन बहुत दुखी होता है। वो नंगे पैर क्लोए की कब्र के पास आकर खड़ा हो जाता है। बाहर बारिश हो रही होती है। वो उसकी कब्र के नजदीक जाकर बोलता है, नहीं, तुम हमेशा के लिए नहीं सो सकती। डैमियन कब्र की मिट्टी हटाने लगता है। वो चिल्लाता है, क्लोए, तुम मुझसे नहीं भाग सकती। तुम्हें समझ आया ना? मरने पर भी तुम सिर्फ मेरी हो। वो ताबूत का पत्थर हटा देता है। उस बॉडी ने वही हार पहन रखा होता है। डैमियन उस हार को उसके गले से निकाल कर बोलता है, ये क्या? तुमने मुझे इतना नीच समझा, लेकिन फिर भी उस वक्त तुम थीसे खानदान का हार पहने हुए थी। ये कैसे पॉसिबल है? अटेंडेंट उसके लिए छाता लेकर आता है। डैमियन सख्त आवाज में बोलता है, वो लिस्ट, मुझे उन सारे मुसाफिरों की लिस्ट ला कर दो जो उस दिन ट्रेन पकड़कर यहाँ से गए थे। उसमें हर इंसान का रिकॉर्ड होना चाहिए। मुझे उस दिन थीसे से जाने वाले जानवर का भी रिकॉर्ड चाहिए। डैमियन सोचता है, हाँ, सारी चीजों का इस तरह खत्म होना बेतुका है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग मुझे पागल समझते हैं। एक बार जब मैं सारे फैक्ट्स को कंफर्म कर लूंगा तो मैं खुद को पागलपन के आगे झुकने दे सकूंगा। मैं इसे ऐसे ही खत्म होने नहीं दे सकता। मैं कोई लाचार हारा हुआ इंसान नहीं। मैं साबित करके रहूंगा, भले ही इसके लिए मेरी बची हुई जिंदगी सच्चाई को उजागर करने में ही क्यों ना बीत जाए। क्लोए वन थीसे, मुझे तुम्हें जिंदा ढूंढना ही होगा। तो इस तरह डैमियन को ये शक हो जाता है कि क्लोए जिंदा है। क्लोए को ढूंढने के लिए वो क्या क्या कदम उठाता है, इसे हम अगले पार्ट में देखेंगे और इस पार्ट को हम यहीं पर एंड करते हैं।